बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात पर जो दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर जिसको भेजा गया। मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर शाद है। मेरा ताल्लुक़ ऑपरेशन डैब से डाईअमोनियम फास्फेट प्लांट यानी डैम पर मैं एज ए सब इंजीनियर काम कर। आगे बढ़ने से पहले हम अपनी प्लांट की ये स्लाइड देखते हैं। इसमें सबसे पहले विजन का जिक्र किया गया, टू बी एन इंस्पायरिंग बिजनेस ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू सस्टेनेबल रियलिटीज। आगे वैल्यूज का जिक्र है, इनोवेशन, टीम वर्क, परसिवरेंस, डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट। ये वो कदरें हैं जिन पर अमल पैरा होकर, जिन पर अमल करके हम अपने मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, DCS। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। उन्हीं बहुत सारी नेमतों में एक नेमत ऐसी भी है जिस पर शुक्र के साथ साथ इंसान फख्र भी कर सकता है, और वो चीज़ कुछ अच्छा करने की लगन जुस्तजू है। इंसान ने जब तरक्की के सफ़र में कदम रखा तो उसको रास्ते में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस नेमत का जिक्र किया, इसकी बेहतरीन मिसाल DCS, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। शुरू में इंसान ने तरक्की करते करते मशीनें बनाई तो वो बहुत खुश हुआ। मशीन बनाने के बाद फिर खुदकार मशीनों की तरफ आया, ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई। लेकिन यहाँ पे उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो इस सोच में पड़ गया कि इन ऑटोमेटिक मशीन्स को किस तरह अमल में लाकर किस तरह बेनिफिशियल बनाया जाए, लोगों के लिए, अपने लिए किस तरह फ़ायदेमंद बनाया जाए। इस सारी मुश्किल को हल करने के लिए जब इंसान ऑटोमेशन की दुनिया में आया तो ये मुश्किल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी DCS ने हल कर दी। आप दूर क्यों जाते हैं? इसी तरह कंप्यूटर की मिसाल ले लें। हमें बताया जाता है कि जो शुरू का कंप्यूटर था उसका जो अगर साइज देख लें तो वो एक कमरे से बहुत बड़ा था। उसका प्रोसेसर CPU वो कम होते 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 छोटा हो गया। 90s की दिहाई में आपको इतना सा CPU मिलेगा, उसका साइज और छोटा हुआ, लेकिन उसका काम कम नहीं हुआ, काम बढ़ता गया और वो और बेहतर हो गया। इतना बेहतर हो गया कि अब हम मोबाइल्स में एक छोटे से प्रोसेसर के साथ सब कुछ कर सकते हैं। ये उस नेमत का दूसरी मिसाल है जिसका मैंने जिक्र किया, यानी कुछ अच्छा करने की जुस्तजू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के बारे में PSM की स्लाइड हमें क्या कहती है? द पॉसिबिलिटीज ऑफ DCS आर एंडलेस, लिमिटेड ओनली बाय आवर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। DCS के चैप्टर में आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू DCS, हिस्ट्री ऑफ DCS, की कंपोनेंट्स ऑफ DCS, फंक्शन एंड एडवांटेज ऑफ DCS वर्सेस PLC एंड SCADA, कंट्रोल लूप डिस्कस करेंगे। DCS आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पे बात होगी।
implementation of DCS in industry, loop in FFBL, 4G fertilizer. बेसिक टर्म्स कि ना वो करेंगे, ट्रांसमीटर और कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे, कंक्लूड करेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं. DCS is a computerized system that controls and monitors industrial process. इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. Distributed control system are dedicated system used in manufacturing processes that are continuous or batch oriented. इसमें continuous और batch oriented की थोड़ा ऐड हुआ है. DCS is a computerized system that automates industrial equipment used in continuous and batch process while reducing the risk to people and the environment. ये जो चीज़ ऐड हुई है इसने इस डेफिनेशन को और बेहतर बना दिया है. इसको और बेहतर करते हैं. A distributed control system, DCS, is an automated control system used in industrial environments to monitor and control various processes and machinery. Unlike centralized control system that rely on a single control point, DCS uses a network of interconnected controllers distributed across different locations in a facility, each managing specific parts of the overall process. This decentralized approach allows for improved reliability, flexibility, and scalability as each controller can operate independently, reducing the risk of a single point of failure. इसने हमें और मज़ीद बेहतर किया. DCS कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ऑयल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में यूज हो रहा है, माइनिंग एक्सट्रैक्शन में, फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में, पल्प एंड पेपर मिल्स में, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग में, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, और जाने कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं. आप फर्ज कर लेते हैं आप किसी एरोप्लेन में बैठे हैं और काफी बुलंदियों पे जा रहे हैं. एक अनाउंसमेंट होती है, आपको बताया जाता है कि इसका कंट्रोल सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, खराब हो गया. फिर क्या होगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं. फर्ज कर लेते हैं कि आप बहुत बड़े साइंसदान हैं और आपने कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना ली. अब आप वो बहुत बेनिफिशियल भी है और आप चाह रहे हैं कि वो बड़े पैमाने पे मैं सबको दूं, खुद भी फ़ायदा उठाऊं, सब उठाएं. थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ किया है कि आप एक बहुत बड़े साइंसदान हैं, तो आप इस बंदे की तरह परेशान इधर उधर फिरते रहेंगे. ये सवाल भी मैं आप पर छोड़ता हूँ. सपोज आपने इंडस्ट्री में बना ली, आगे आपको उसके ट्रेंड्स चाहिए, अलार्म्स चाहिए, आपको उसके अंदर आने वाले मसाइल की डिटेल चाहिए. फिर आपके लिए एक तीसरा सवाल आ गया. इंडस्ट्री आपने बना ली, आपने उसको प्रोडक्ट भी बना ली. इन सब का जवाब, बल्कि आपके पिछले दो सवालों का जवाब भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ने दिया. उसका पर्पस यही था, बल्कि इससे कहीं आगे था.
Purpose of DCS: centralized monitoring and control, process automation, safety and reliability दी, optimization and efficiency हमें मुहैया की, scalability and flexibility दी, data acquisition and reporting मिली. हिस्ट्री भी जिस तरह शुरू में जिक्र किया, ट्रांजिशन पीरियड से गुजरती हुई आगे बढ़ती रही. द प्री डीसीएस इरा 1950 से 60s, डीसीएस की तारीख कोई इतनी पुरानी नहीं है. इसका द प्री डीसीएस इरा 1950s से 1960s इस दिहाई को जाना जाता है. आगे फिर डिजिटल कंट्रोल की बर्थ हुई 1960s से 1970s तक. इमर्जेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम 1970s में हुआ, यानी खुलकर सामने आया डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सामने. और उसके बाद 80s में इसकी एक्सपेंशन हुई और एडाप्टेशन ऑफ डीसीएस 80s की दिहाई में आगे बढ़ती रही. एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डीसीएस 90s में शुरू हुई और 2000 तक एवोल्यूशन का सफर तेजी से जारी रहा. डीसीएस इसी सफर में चलते चलते इंडस्ट्री 4.0 लगा 2010 और प्रेजेंट में पहुंच गया. और यहां पर हमने नई नई टेक्नोलॉजीज यूज की. IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी का यूज आजकल आम है. साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी का खास तौर पर ख्याल रखा गया. ये एक खाका है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ने किस तरह अपना सफर तय किया. स्टार्टिंग में देखें, जिन्होंने जिस तरह फायदा उठाया उसी तरह एक्सपेंशन होती गई, बढ़ता गया. सिर्फ इसी में तरक्की नहीं हुई, आपके ऑपरेटिंग स्टेशन भी इसी तरह का रुख दिखाएंगे. ऑपरेटिंग स्टेशन को देखते हैं. ऑपरेटिंग इंटरफेस स्टेशन में 70 की दिहाई में कुछ इस तरह का था. फिर ग्राफ्स आए, ट्रेंड्स मिले, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन पीरियड में आगे बढ़ता रहा. 80s में उसमें और बेहतरी आई, ग्राफिक्स में बेहतरी आई, यहाँ तक कि हम यहाँ तक पहुँच गए. टच स्क्रीन, नई नई टेक्नोलॉजी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये सफ़र अभी जारी है. What is DCS system? A distributed control system, DCS, is a computerized control system for a process or plant, usually with many control loops. एक किसी और एंगल से हम देख रहे हैं, इसमें many control loops हैं, in which autonomous controllers are distributed throughout the system, but there is no central operator supervisory control. अब जब डीसीएस की बात करते हैं तो जो वाइल में पीएलसी शुरू हुआ वो भी सब जिक्र होगा उसका. आज ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं डीसीएस और पीएलसी में. ये आप देख रहे हैं एक सिंपल सा खाका है. पीएलसी में जस्ट एक कंट्रोलर है, आपकी फील्ड माउंटिंग है, एक कंट्रोलर, सबसे बड़ा डिफरेंस. और इसमें डीसीएस में 2 या इससे ज्यादा कंट्रोलर होते हैं. डीसीएस और पीएलसी का फर्क अब हम मजीद वाज़ेह करते हैं. स्कैन टाइम के लिहाज से देखें, पीएलसी का लेस स्कैन टाइम होता है, डीसीएस का ज़्यादा होता है. इनपुट आउटपुट हैंडलिंग पीएलसी में कम होती है और डीसीएस में ज़्यादा होती है. इनपुट आउटपुट हैंडलिंग. कॉस्ट के लिहाज से देखें तो पीएलसी कॉस्ट वाइज एक्सपेंसिव है, डीसीएस कॉस्ट वाइज एक्सपेंसिव है फॉर हाई नंबर ऑफ आईओज. इनपुट आउटपुट के लिहाज से कॉस्ट वाइज लेस एक्सपेंसिव है.
लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखें, पीएलसी कैन बी प्रोग्राम बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन, लेडर लॉजिक का यूज किया जाता है पीएलसी में, जबकि डीसीएस में कम्स विद बिल्ट इन कंट्रोल फंक्शन, बिल्ट इन कंट्रोल फंक्शन होता है उसमें, दैट नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, उस पर डिपेंड करता है। पीएलसी इज अ सिंगल एंटिटी designed to control one machine or process. DCS is a complete system distributed over a large network designed to control entire plant building process. ये आपको दिखाया गया इसमें इंडक्शन मोटर और वीएफडी बिल्कुल सिंपल सा है किसी एक चीज को, जबकि ये कंप्लीट सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए। इसी तरह रिस्पॉन्स स्पीड आप देखते हैं, PLC can respond to a change within 1/10th of a second. DCS is slower than PLCs. The typical response time of DCS is 30 minutes. PLC is designed for controlling machines. DCS control the complete process. यहाँ तक आपको DCS और PLC की बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। PLC में डिजिटल इनपुट आउटपुट फ्यू हंड्रेड आईओज होती हैं, एनालॉग आईओज भी थोड़ी होती हैं, जबकि डिजिटल इनपुट आउटपुट थाउजेंड में होती हैं डीसीएस में, और एनालॉग आईओज पीआईडी फंक्शंस होते हैं इसमें 100 और 1000 में। आर्किटेक्चर के लिहाज से भी पहले जिस तरह डिस्कस हुआ, पीएलसी कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, एचएमआईज एंड इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर, जबकि डीसीएस कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर्स, input output system, database, servers, engineering and operating servers. SCADA, जहां हमने PLC और DCS का फर्क जाना, तो SCADA भी देख लेते हैं। What is SCADA? Supervisory Control and Data Acquisition. ये आप इंडस्ट्री में हो या किसी ऑफिस में, जस्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए यूज होता है। इसको मजीद समझाने के लिए, पीएलसी में कंट्रोलर होता है, डीसीएस में कंट्रोलर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट एक्विजिशन होती है। स्काडा में नेटवर्क और सॉफ्टवेयर तो होता ही है, लेकिन इसमें फर्क जो है वो डाटा कलेक्शन का है और सिस्टम मॉनिटरिंग का है। इसमें मजीद फर्क जान लेते हैं हम। पीएलसी फंक्शन के लिहाज से देखें, सिंगल प्रोसेस कंट्रोल है। अब हम तीनों को कलेक्टिवली देखते हैं ताकि मजीद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। डीसीएस इंटायर प्लांट कंट्रोल है फंक्शन के लिहाज से। स्काडा प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट इन प्लांट। स्पीड के लिहाज से देखें, जो पीएलसी है वो फास्टर देन डीसीएस इन स्काडा है, डीसीएस फास्टर देन स्काडा है और स्काडा स्लो है। कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें तो नो वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन पीएलसी में, डीसीएस की वाइड रेंज होती है, उसकी भी वाइड रेंज होती है। मॉनिटरिंग रेंज देखते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस सिंगल प्रोसेस है पीएलसी, डीसीएस एंटायर प्लांट के लिए होता है। लॉन्ग डिस्टेंस मॉनिटरिंग स्काडा में होती है। ये तीनों का फर्क बड़ा वाज़ेह है। एलन ब्रैडली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये पीएलसी के मेजर ब्रांड हैं। हनीवेल, योकोगावा, सिमंस डीसीएस के हैं, जबकि मॉडिकॉन और सिमंस, एलन ब्रैडली ये स्काडा के मेजर ब्रांड है। अब कंपोजिशन के लिहाज से देखें, इसके हार्डवेयर होता है पीएलसी में, डीसीएस में हार्डवेयर के साथ साथ विजुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर एंड हिस्टोरियन होता है, जबकि स्काडा में नो हार्डवेयर, डाटा कलेक्शन ऑन मॉनिटरिंग बस। एप्लीकेशन, पीएलसी यूज्ड फॉर डेडिकेटेड एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। स्काडा जो है यूज्ड इन बिग इंडस्ट्रीज। आगे चलते हैं, जब हम इन तीनों का डिफरेंस क्लियर कर चुके तो हम कंट्रोल रूम का डिस्कस ना करें, कंट्रोल लूप को, तो ये भी ज्यादती होगी। कंट्रोल लूप क्या होती है? ये मेजर कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल अ प्रोसेस।
किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब कंपोनेंट्स का जिक्र आया तो जाहिर है आपके जहन में सवाल आएगा कि कौन से कंपोनेंट्स हैं। बेसिक कंपोनेंट्स में सेंसर, ट्रांसमीटर, कंट्रोलर, कंट्रोल वेल, ये इसके बेसिक, ये याद रखिएगा, ये आगे बढ़े बार बार डिस्कस होंगे। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसके? कंट्रोल लूप के। आगे चलते हैं जी। आप कंपोनेंट्स की बात हुई तो अब आपको फंक्शन भी ज़हन में आएगा। फंक्शन एमडीए, अब आपके ज़हन में एमडीए से क्या आ रहा है? मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं लेके आना, इसका मतलब वो नहीं है। एम फॉर मेजरमेंट, बी फॉर डिसीजन, ए फॉर एक्शन, ये कंट्रोलर्स का फंक्शन है। अब आप ये ज़हन में रखिएगा ताकि आपकी बेसिक्स आगे बढ़ती जाए और आगे चलते जाएं। फंक्शन ऑफ कंपोनेंट, मेजरमेंट, डिसीजन, एक्शन। अब मेजरमेंट कौन करता है ये आगे डिस्कस होगा, डिसीजन कौन करता है और एक्शन किस तरह होता है, ये इसी तरह हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो कंप्लीट होगा। measurement done by sensors and transmitter, decision done by controller, or action done by final control element, control valve. Sensor, a device used to convert a physical variable to an equivalent signal, वो इलेक्ट्रिकल होता है यूजुअली। अब हम सेंसर्स की टाइप्स देखते हैं। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट, टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट, फ्लो सेंसिंग एलिमेंट, लेवल मेजरमेंट। अब ये सेंसर्स की टाइप है, इनको आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये चारों हम आगे डिस्कस करते हैं। प्राइमरी एलिमेंट्स आर फ्लोट, ऑरिफिस, वेंचुरी, फ्लो नोजल, डायफ्राम, लेवल डिटेक्टर, मैग्नेटिक टाइप गेजेस, बायमेटालिक थर्मोमीटर, थर्मोकपल, आरटीडी, बॉर्डन ट्यूब गेजेस, डायफ्राम गेजेस, बेलो गेजेस। ये आपको दिखाते हैं, शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए और आपको देखने में मजा आए। टाइप्स ऑफ सेंसर, ये प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम डायफ्राम गेजेस यूज करते हैं। बेलो टाइप गेजेस कुछ इस तरह की होती हैं, और ये बॉर्डन ट्यूब, मशहूर ज़माना बॉर्डन ट्यूब गेज कुछ इस तरह है। ये हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं? बायमेटालिक टाइप, आरटीडी टेम्परेचर गेज, थर्मोकपल, इनकी शक्ल देख लीजिए आपने। टाइप्स ऑफ सेंसर्स, अब फ्लो के लिहाज से देखेंगे। फ्लो मेजरमेंट में फ्लो टाइप नोजल देखें, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है, ये आप देख रहे हैं। इनमें आप फर्क आपको बताते हैं फ्लो टाइप नोजल का और उसका, इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखिएगा। और ये वेंचुरी टाइप है, ये यहाँ से थोड़ी सी पतली होती है, ये देखिए, ये इसका मैकेनिज्म है। ऑरिफिस टाइप, ये ऑरिफिस टाइप, ये अंदर से आप इस तरह का देखें। इन तीनों का आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये हम फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। वर्टेक्स, अल्ट्रासोनिक टाइप भी आ गई है आजकल। आगे है लेवल मेजरमेंट। लेवल मेजरमेंट में रडार टाइप लेवल मेजरमेंट, ये इस तरह की होती है। डायफ्राम गेजेस यूज करते हैं, मैग्नेटिक गेजेस यूज करते हैं, वेट गेजेस भी यूज करते हैं। अब शक्ल इनकी देखने से आपको बेहतर पता चल गया होगा। डीसीएस कंट्रोल सिस्टम, डीसीएस कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए ये मैंने एक बेसिक बनाई है ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। फील्ड एरिया, पैनल या रैक रूम भी कहते हैं, पैनल रूम, रैक रूम और कंट्रोल रूम, इन तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है इसको बेहतर से समझने के लिए। अच्छा जी, हमारी फील्ड एरिया में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं? वो लेवल इंडिकेटर, ट्रांसमीटर हो सकता है, पीआईटी हो सकती है, कंट्रोल वेल्व हो सकता है, एक्सवी, एचवी, ऑन ऑफ वेल्व जिसे कहते हैं, मोटर्स हो सकते हैं, एलएस, ये सारी चीज़ें फील्ड के अंदर लगी होती। अब पैनल और रैक रूम में टर्मिनेशन ब्लॉक, जेबी से टीबी
मार्शलिंग कैबिनेट, सिस्टम कैबिनेट आ जाता है जिसमें पावर सप्लाई होती है, इनपुट आउटपुट कार्ड्स लगे होते हैं, कंट्रोलर लगा होता है, कमीशनिंग कम्युनिकेशन मीडिया है। ये आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले फील्ड एरिया में आपने चीज़ें देख ली, आपको मजीद दिखा देंगे। मार्शलिंग कैबिनेट, सिस्टम कैबिनेट और आगे कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में ओएस इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन होता है और ऑपरेटिंग स्टेशन होता है 1 2, ये डिपेंड करता है आपका कौन सा आपने पैकेज दिया है, कौन सा प्रोसेस है, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ऑपरेटिंग स्टेशन 1 और 2 है, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है। इसमें आपको कंप्लीट अख्तियार होता है मुकम्मल, इसमें लिमिटेड होता है ऑपरेटिंग स्टेशन में तो ऑपरेट करने के लिए होता है, बाकी डाउनलोडिंग हर चीज़ इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन भी होती है। ये बेसिकली कंट्रोल रूम में होता है, ये कंट्रोल अभी। और पैनल और रैक रूम में क्या क्या होता है ये होता है, ठीक है जी। अभी आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल रहा होगा इससे। अच्छा जी, LIT लेवल इंडिकेटर ट्रांसमीटर लगे होते हैं। अब DCS में हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। अगर ये काम मैनुअली करते, आपके जहन में सवाल आ सकता है, अगर ये मैनुअली करते, हर बंदे की अपनी तबीयत है, कोई लेवल फ्लो को ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, कोई कंट्रोल कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि ये मसला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ने हल किया। लेवल इंडिकेटर ट्रांसमीटर, ये पहले आपको दिखाए, ये लेवल इंडिकेटर ट्रांसमीटर्स हैं। इसके बाद है प्रेशर इंडिकेटर ट्रांसमीटर्स, ये है, और ये कंट्रोल है। इसके अलावा HV XV ऑन ऑफ वाल्व ये है। फिर आगे ये मोटर्स HP ये ऑन ऑफ वाल्व का ये बेसिक बताया हुआ। ये एक्चुएटर है रेड कलर का जो देख रहे हैं आप, इसकी ये वाल्व बॉडी है। इसके ऊपर न्यूमेटिक ट्यूबिंग लगी होती है एक्चुएटर के ऊपर, और एयर रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है। वेंट प्लग साइलेंसर भी बोलते हैं जिसको, वो लगा होता है ये ब्लैक कलर का। SOV सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व इस पे लगा होता है। फीडबैक असेंबली होती है। ये इसके ऊपर जो चीज़ें माउंटेड होती हैं वो वाज़ेह हो गई हैं आपको। ये ऑन ऑफ वाल्व की। अब मोटर्स तो आपने देखे होंगे, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं डिफरेंट, ये एज पर रिक्वायरमेंट होती हैं कि कहाँ पे आपको किस तरह का फ्लो चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये उस लिहाज से डिज़ाइन होती है। आगे आ गया जी लेवल स्विचेस। लेवल स्विचेस कुछ इस तरह के हैं। अच्छा जी, इसमें ये चीज़ें आपको अपने फिजिकली दिखाएं, आपका बेसिक वो क्लियर हुआ होगा। अब ये सिग्नल ट्रांसफर करती हैं, यहाँ से हर चीज़ एक यूनिक कोड के साथ, एक टैग होता है सबका, एक यूनिक टैग होता है सबका, और ये कनेक्टेड होते हैं जेबीस में। अब आप इमेजिन करें जेबीस कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर हम इनकी सबकी, ये बड़े प्रोसेस में ज़्यादा होंगे, थोड़े प्रोसेस में भी अगर सबकी तारें हम लेके जाएं आगे तक टर्मिनेशन ब्लॉक तक अलग-अलग से, तो वो बड़ा मसला बन जाएगा, तो वो बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। तो जंक्शन बॉक्स इस मसले को हल करते हैं। एरियाज में लगे होते हैं, इसमें स्पेसिफिक कनेक्टर होते हैं और हर फील्ड इसमें आके कनेक्ट हो जाती है। और इसके आगे फिर पेयर मल्टीपेयर एक मोटी वायर होती है, वो आगे इसको टर्मिनल मार्शलिंग कैबिनेट तक ले जाते हैं। दूसरा, इसमें करंट भी ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज है। ये वाला सिस्टम जो है कम करंट पे काम कर रहा होता है, लो वोल्टेज पे हो रहा है। तो ये एक तरह की सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे टर्मिनेशन ब्लॉक क्या सेफ्टी देते हैं। सपोज करें अगर कहीं करंट लीकेज होती है या कोई फ्लो करता है, तो वो हमारे जो इतने महंगे इक्विपमेंट्स आ गए, इतने महंगे का IOs कार्ड मॉड्यूल्स जो हमारे लगे हुए हैं, तो वो डैमेज होने का चांस होता है। तो ये मार्शलिंग कैबिनेट लगाया ही इसलिए जाता है कि वो इस तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एनालॉग और डिजिटल, ये हमने इसमें आपने ये देखा है, ये जो है इनमें थ्रॉटलिंग है, इन बिटवीन कंडीशन हमें चाहिए होती है।
इसके अंदर, और ये है ऑन ऑफ वेल, मोटर्स, लेवल स्विच। इसके अंदर हमें दो सिग्नल, बाइनरी सिग्नल चाहिए, या दो स्टेटस होंगे, या मोटर चल रही होगी या बंद होगी, या ऑन ऑफ वेल खुला होगा या बंद होगा। ये लेवल स्विच है, ये एक्टिव होगा, नॉन एक्टिव होगा, हाई होगा या लो होगा। यानी इनमें दो कंडीशंस होंगी। ये ऊपर जो देख रहे हैं इनमें इन बिटवीन हमें रेंजेस चाहिए होती हैं। थर्डली यहाँ पे एनालॉग सिग्नल यूज किया जाता है इन तीनों में, और यहाँ पर हमें डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है थोड़ा वो भी देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल जो है, क्योंकि हमें पूरी मेजरमेंट देता है इन बिटवीन कंडीशन 12, 30, 40, 45, 36 जितना भी हो वो देता है, तो वहाँ पे एनालॉग सिस्टम यूज करते हैं। ये देखिए इसे साइन वेव की शक्ल में होते हैं एनालॉग सिग्नल, जबकि डिजिटल सिग्नल पल्स वेव में होते हैं। 4 to 20 मिली एम्पेयर की एनालॉग सिग्नल में जब यूज करते हैं तो ये डिवाइड किया होता है इसमें 4 to 20। अब आप कहेंगे ये 0 से 20 क्यों नहीं किया? अब मेरे ख्याल में इसमें अगर 0 हो, अगर आपकी फर्ज करें तार ब्रेक हो जाती है या कोई डिस्कनेक्शन हो जाता है किसी के साथ, तो फिर भी इसमें एरर आ सकता है। उस एरर से बचने के लिए आप 4 to 20 यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर 4 होगा तो इसका मतलब सेंसर कनेक्टेड है। अब इसको मजीद डिवाइड किया हुआ है 4 से 20 ये मिली एम्पियर्स को सिग्नल है। आगे उसी तरह 4 का मतलब होगा कि 0 ओपनिंग है, और 20 का मतलब 100, और वो बीच में जितना करंट होगा एनालॉग में तो वो उसकी वो पोजीशन शो करता रहेगा। इसके अलावा एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर। एनालॉग इनपुट में ट्रांसमीटर्स, स्ट्रेन गेज, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, टीसी, आरटीडी यूज होते हैं। एनालॉग आउटपुट के लिए हम कंट्रोल वेल, रिकॉर्डर्स यूज करते हैं। वोल्टेज ये सारी लिखी हुई है। डिजिटल इनपुट, अब ये दो एनालॉग हो गए, एक इनपुट एक आउटपुट। जाहिर है एक फील्ड से सिग्नल आएगा तो कंट्रोल रूम से वापस भी तो जाएगा, तो ये इनपुट आउटपुट। इसी तरह डिजिटल में स्विचेस होते हैं, इनपुट की बात कर रहा हूँ। स्विचेस, मोटर, स्टेपर मोटर, टरबाइन, फ्लो मीटर, स्पीड सेंसर, ये डिजिटल इनपुट सिग्नल देते हैं। और डिजिटल आउटपुट रिलेज, एसओवी, मोटर्स, ऑन ऑफ वेल्व, ये डिजिटल सिग्नल देते हैं। चलिए एनालॉग और डिजिटल को मजीद क्लियर करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एनालॉग सिग्नल्स आर यूज्ड टू communicate information in a continuous function of time। इसका continuous function of time होता है साइन वेव में। A digital signal of transmit of data in a discrete function of time, इसमें discrete function of time होता है on off। Signal values, analog signals represent data and information using a continuous range of values। डिजिटल में बाइनरी सिस्टम होता है, 1 और 0 दो कंडीशन में शो करेगा, या ऑन है या ऑफ है, 1 है या 0 है। सिग्नल बैंडविड्थ इसकी लो होती है और डिजिटल सिग्नल की हाई होती है। अच्छा, ये नॉइज से बड़े इफेक्टिव होते हैं एनालॉग, इलेक्ट्रिकल नॉइज से ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। सो देयर एक्यूरेसी उनकी थोड़ी कम हो जाती है इस वजह से, जबकि डिजिटल सिग्नल हैव हाई एक्यूरेसी। पावर कंजम्पशन के लिहाज से देखें, एनालॉग ट्रांसमीटर रिक्वायर मोर पावर टू ट्रांसमिट डाटा, जबकि डिजिटल ट्रांसमिशन यूटिलाइज लेस पावर। ये भी एक वाज़ेह फर्क है। सर्किट कंपोनेंट्स में आपको पहले मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, वॉइस, प्रेशर एंड स्पीड, ये एनालॉग सिग्नल की मिसालें हैं। और डिजिटल में data storage in computer memory is one of example of digital signals। ये हमारी बेसिक्स हैं। अब हम आगे चलते हैं जेबी से। आगे हम स्पेसिफिक वायर यूज करते हैं। इसमें जंक्शन बॉक्स होता है, ये पहले डिस्कस हुआ। जेबी से हम टर्मिनेशन मास्टरिंग कैबिनेट में आ गए, फिर सिस्टम कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। डिस्टेंस कंट्रोल सिस्टम,
ये जो चीज एरिया में जो चीज़ मॉनिटर होती है एक बार रिपीट कर लें ताकि आप देखते जाएं। और ये एक ओवरव्यू है डीसीएस का। इसमें ये फील्ड माउंटेड चीज़ें हैं, आगे कंट्रोलर है दिखाए गए हैं, ये आगे मजीद डिस्कस करते हैं। डीसीएस कंट्रोल सिस्टम, ये फील्ड में जो ये वही वाली फील्ड वाली चीज़ें हैं, ये कंट्रोलर जो दरमियान में मार्शलिंग कैबिनेट और सिस्टम कैबिनेट दिखाए थे वहाँ पे लगे होते हैं, और ये हमारा ओआईएस वाला पोर्शन वाले चीज़ें हैं। इन्फिनेट आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं हम। हमारा सिस्टम इन्फिनेट लूप के साथ कनेक्टेड है। इसमें वही फील्ड में प्रोसेस पीसीयू, ईडब्ल्यू इंजीनियरिंग वर्क सेशन, सर्वर, क्लाइंट्स, और फील्ड से सिग्नल पीसीयू में आएगा, प्रोसेस कंट्रोल यूनिट में, और इसी तरह ये इन्फिनेट लूप से आगे कनेक्ट हो जाएंगे। इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन पीसीयू, ओआईएस ऑपरेटर इंटरफेस स्टेशन इन्फिनेट लूप से कनेक्टेड है, और ये सर्वर कनेक्टेड है। यहाँ पे जस्ट कनेक्टेड, इसको मजीद आगे बताते हैं। और सर्वर के साथ हमारे क्लाइंट इथरनेट केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है। ओआईएस इसमें दोबारा दिखा दो। अच्छा जी, आगे हम डीसीएस सिग्नल फ्लो को भी देख लेते हैं। फील्ड माउंटेड चीज़ें, आईओस एक्सपेंडर बस में सिग्नल यहाँ से जाता है, ऊपर से इन्फिनेट लूप में बाहर ऑपरेटर स्टेशन से आता है, कंट्रोल वे इसके अपने मॉड्यूल, इसकी डिटेल अभी आगे हम देखेंगे। कंट्रोल वे, मार्शलिंग कैबिनेट वाला एरिया, ये सिग्नल अभी अपनी इसको बेसिक सिस्टम को टोपोलॉजी को ज़्यादा डिटेल से देखते हैं। इन्फिनेट लूप के साथ हमारी नोड्स, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स जिसे कहेंगे, प्रोसेस कंट्रोल यूनिट अटैच होता है लूप के साथ, उसके साथ मार्शलिंग कैबिनेट, फिर इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन होता है, और सर्वर। ये तीनों चीज़ें लूप के साथ कनेक्टेड है। और सर्वर के साथ हमारा क्लाइंट होता है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, फील्ड डिवाइसेस फील्ड वायरिंग के जरिए मार्शलिंग कैबिनेट से कनेक्टेड होती हैं, यहाँ से इसके साथ, और ये टर्मिनेशन यूनिट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ आगे कनेक्टेड होता है, और ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आगे रिडंडेंट प्रोसेस कंट्रोलर के साथ और कंट्रोलर के साथ अटैच होते हैं। ये वही एक्सपेंडर बस जिसका जिक्र हुआ था, ये वो वाला लेवल है। आगे कंट्रोल वे में सब कुछ आगे कनेक्टेड होता है एनपीएम के साथ, फिर एनआईएस के साथ। इसी तरह एनआईएस इन्फी लूप के साथ कनेक्ट हो जाती है। नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल कंट्रोल वे पे एनआईएस के साथ कनेक्टेड होता है, और वो इन्फिनिट लूप के साथ होती है। आगे कनेक्टिविटी सर्वर के साथ एनआईएस आईसीटी कनेक्टिविटी सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, और यही कनेक्टिविटी सर्वर आगे नेटवर्क स्विच के साथ डोमेन कंट्रोलर, एस्पेक्ट सर्वर और हमारे क्लाइंट्स के साथ अटैच होता है। ये थोड़ा और डिटेल से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इसमें। इसी तरह वहां से बैक सिग्नल भी आते हैं, जैसे जो ग्रीन के अब ये बैक, यही प्रोसेस है, वही 3 स्टेजेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। मार्शलिंग कैबिनेट तक हम पहुंच गए थे। मार्शलिंग मीन्स grouping of input output. The marshalling panel is placed between the field junction box and PLC DCS system panel. A marshalling cabinet is an electrical enclosure. It is specifically designed to terminate or organize the field wiring. This is commonly found in industrial process control. The terminal connectors or blocks in the cabinet are utilized for connecting the control system and field wiring. ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट पैनल रूम और रैक रूम है। पीसीबी पीसीयू ये आगे डिटेल बताते हैं। प्रोसेस कंट्रोल पोर्टल कुछ इस तरह का है। प्रोसेस कंट्रोल यूनिट ये आपको दिखाई दे रहा है, और मार्शलिंग कैबिनेट ये देख रहे हैं। इसमें नॉइज
और सप्लाईज हर चीज़ इसकी आगे पढ़ते हैं। मार्शल लिंक कैबिनेट, इसमें क्या क्या होता है? पावर सप्लाई होती है, टर्मिनेशन ब्लॉक्स टीबीज विद नाइट्स होते हैं, कंडीशनिंग टर्मिनेशन यूनिट सीटीयू वो भी इधर ही होता है, फील्ड इनपुट आउटपुट टर्मिनेशन यहाँ पे होती है, कंडीशनिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे होते हैं, सिग्नल्स इंटरफेसिंग फ्रॉम फील्ड सबस्टेशन, प्रोसेस कंट्रोल यूनिट मॉड्यूलर पावर सिस्टम होता है, इन्फिनेट टू पीसीयू इंटरनेट, नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल एनपीएम, ये आगे आपको एब्रीविएशन तो कम से कम आज याद हो जाएंगे। नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल, नेटवर्क इंटरफेस स्लेव, ये पीसीयू के अंदर होते हैं, मल्टी फंक्शन प्रोसेसर एमएफपी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इन्फिनेट टर्मिनेशन कार्ड मॉड्यूल, कंट्रोल वे इनपुट आउटपुट एक्सपेंडर बस, एमएमयू मॉड्यूल माउंटिंग यूनिट में होते हैं, ये कंट्रोल वे के जरिए जो सिग्नल्स डाटा ट्रांसफर होता है, सीरियल लिंक इंटरफेस यहाँ पे होती है पीसीयू की। आगे आगे जी प्रोसेस कंट्रोल यूनिट की मजीद डिटेल, ये इसका दोनों साइड से व्यू दिखाया गया है प्रोसेस कंट्रोल यूनिट का, ये फ्रंट व्यू और ये रियर व्यू। आर्किटेक्चर पीसीयू, पीसीयू के अंदर ये फील्ड से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी डिटेल बताएंगे। सीटीयू में सीटीयू कंडीशनिंग टर्मिनेशन यूनिट, फिर एफपीएस एएसओ, और ये इनपुट आउटपुट एक्सटेंडर बस जिसकी स्पीड 500 किलोबाइट पर सेकेंड होती है, यहाँ पे 64 वो होती हैं। एमएफपी मल्टी फंक्शन प्रोसेसर इसके साथ आगे पे कनेक्टेड होता है, जो कि कंट्रोल वे जिसकी स्पीड कंट्रोल वे पे 1 MB पर सेकेंड है डाटा ट्रांसफर की। आगे नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल है और NICL कनेक्टिविटी सर्वर वो उसी तरह कनेक्ट कर रहे हैं, इन्फिनेट लूप के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अप टू 64 मॉड्यूल्स लगे होते हैं और जो कंट्रोल वे है इसमें अप टू 32 मॉड्यूल्स होते हैं, जो इन्फिनेट में अप टू 250 नोड्स होती हैं। यहाँ से सिग्नलिंग उसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस की वही प्रोसेस है, वहां से वापस आएंगे। ये है प्रोसेस कंट्रोल यूनिट का एक कंप्लीट खाका। अब आपको डाटा ट्रांसफर का अच्छा अंदाजा हुआ होगा। डीसीएस वेंडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। डीसीएस वेंडर्स में एबीबी के हैं, हनीवेल का नाम आएगा, योकोगावा आएगा, सिमंस है, फिशरमैन है, फॉक्सब्रो है। इसमें हमने जो यूज किया, इसमें जो फिशरमैन है ये अमरसन के नाम से जाना जा रहा है। 1976 में ये इसमें मर्ज हो गया था और इस तरह फॉक्सब्रो ये श्नाइडर ने टेक ओवर कर लिया था। हमने जो सिस्टम यूज किया वो है एबीबी। इसमें जाहिर है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने कौन सा वेंडर सेलेक्ट करना है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, कॉस्ट भी देखी जाती है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एबीबी के हवाले से है फॉर्मेशन इन 1988 इसकी आसिया एबी ऑफ स्वीडन एंड बीबीसी ब्राउन बाउवेरी ऑफ स्विट्जरलैंड मर्ज टू फॉर्म आसिया ब्राउन बाउवेरी। हेडक्वार्टर इनका स्विट्जरलैंड में है। अचीवमेंट इनकी लिखी हुई है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह सर्व कर रहे हैं। एक्टिविटीज इनके पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स पे ये काम करते हैं। और हमारे यहाँ फौजी फर्टिलाइजर में एबीपी का सिस्टम है। इसकी मजीद आगे मालूमात लेते हैं। इन्फिनेट इज अ यूनिडायरेक्शनल हाई स्पीड डाटा हाईवे, प्रोवाइड्स अ प्लांट वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम 10 मेगाबाइट, exception reporting system, increase effective bandwidth and security, require no traffic director, every node is its own master, यानी हर नोड अपने आप पे काम करती है।
मैक्सिमम इसमें जो केबल डिस्टेंस बिटवीन नोड्स रखा गया है कोएक्सियल केबल में 2000 मीटर में फॉर 10 MB और 4000 मीटर के लिए फॉर 2 MB। और ट्विस्टेड केबल जो यूज हुई है 1000 मीटर वो है फॉर 10 MB के लिए और 2000 मीटर फॉर 2 MB के लिए। मैक्सिमम केबल डिस्टेंस ऑफ NIS से तो टर्मिनेशन यूनिट तक वो 25 मीटर है। सिस्टम कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। 250 नोड्स हैं, सेंट्रल रिंग है और 250 नोड्स के आगे सब रिंग्स भी मौजूद हैं और 62,500 सिस्टम नोड्स मैक्सिमम है इसमें। आगे अब नेटवर्क इंटरफेस स्लेव की तरफ आते हैं। ये इसका काम क्या होता है, ये लिंक करता है PCU को एक्सेस टू इन्फिनेट के साथ, जैसे पहले डिस्कस हुआ। वर्क्स इन कंजक्शन विद NPN मॉड्यूल, node address, loop address and input output expander bus address setting through DIP switches. It allows intelligent link between a node and InfiniNet. Always any node to communicate with any other node within our system. ये NIS की प्रॉपर्टीज थी। ये क्या इंस्ट्रूमेंट के हवाले से इसका लेआउट है, डिस्क्रिप्शन है। आगे आ गया जी NPM, नेटवर्क प्रोसेसिंग मॉड्यूल। ये है गेटवे बिटवीन द इन्फिनेट एंड द कंट्रोल वे, होल्ड PCU database and direct the communication process between the module residing on control way and the NIS module. लूप टर्मिनेशन यूनिट है NTCL, कम्युनिकेशन टर्मिनल यूनिट भी कहते हैं इसको। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता होगा, देखा होगा आपने। इसके अलावा मल्टी फंक्शन प्रोसेसर, बड़ी काम की चीज। मल्टी फंक्शन प्रोसेसर कंट्रोल प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, कैन कम्युनिकेट विद 64 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, हाई स्पीड रिडंडेंसी लिंक, सीरियल पार्ट कम्युनिकेशन। और इसमें मोड्स भी हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड है, एग्जीक्यूट मोड है, एरर मोड है। दोनों पे एरर मोड में रेड कलर का जनरेट करता है सिग्नल। ये इसके टेक्निकल डेटा है, सेटिंग एंड इंस्टॉलेशन और इसके स्पेसिफिकेशन है। आगे आज MFP मल्टी फंक्शन प्रोसेसर की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है, लैडर लॉजिक यूज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, प्रोग्रामेबिलिटी है, बैच प्रोसेसिंग है, बिल्ट इन रिलायबिलिटी है, इसमें हाई स्पीड प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन है, रिडंडेंट 1-for-1 इन रिडंडेंसी इज अवेलेबल है इसमें, कम्युनिकेशन सीरियल पोर्ट मौजूद है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका टेक्निकल डेटा है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ये एनालॉग आउटपुट और कंट्रोल लूप मॉड्यूल्स हैं, ये इसके टेक्निकल डाटा है। और ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स हैं। कंडीशन टर्मिनेशन यूनिट्स, CTU adopt the common analog digital signals to the requirement of Infinity process system. Field devices powering, cold junction compensation CTU के अंदर मौजूद होती है। आइसोलेशन है, जैसे पहले करंट का जिक्र हुआ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वर्टिंग कनेक्शंस, ओवर करंट्स एज वेल एज ऑन बोर्ड शॉर्ट सर्किट, इन सब चीज़ों से कौन बचाता है? CTU। टर्मिनेशन के लिए यूज होता है, सिग्नल कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। टाइप्स इसकी दी गई हैं 11, 2, 5, 3, 4, CTU 21, 23, 25। ये इनकी तो देख भी सकते हैं। CTU 11 के अंदर से इस तरह का दिखाई देते हैं। CTU 5 और CTU डिजिटल इनपुट के लिए ये यूज होता है और CTU डिजिटल आउटपुट के लिए। ये दोनों एनालॉग के लिए CTU है और ये डिजिटल आउटपुट के लिए। ऑपरेटर इंटरफेस, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ये क्या HMI, MMI, HIS, OIS, OIC क्या है? परेशान मत हो, ये एक ही चीज़ है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मैन मशीन इंटरफेस, MMI, HIS ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन, OIS ऑपरेटर इंटरफेस स्टेशन, OIC ऑपरेटर इंटरफेस।
Acquisition of values from field sensors and their conversion into engineering units, operator interface की बात हो रही है, generally known as monitor control and record overall process. कीबोर्ड माउस टच स्क्रीन स्पोर्ट्स सर्विसेज के तौर पे इसमें मौजूद होते हैं. रियल टाइम ट्रेंडिंग है, हिस्टोरिकल डाटा है, comprehensive system, events logs, multi-level alarming up to 8 windows per station, OIC, operator interface console. इस OIS का जो स्लेव होता है उसे OIC कहते हैं. Connected via Ethernet link to OIC. More than one OIC can be connected to one OIS. ये OIS की एक तस्वीर है. ये हमारा ओल्ड डैपलर की मिसाल लेते हैं. ये डैपलर का ओल्ड जो BMR से पहले था वो वैसा था, उसके बाद ये मजीद आगे गया. रोल ऑफ DCS इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, रियल टाइम प्रोसेस कंट्रोल, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन HMI अवेलेबल है, अलार्म एंड इवेंट मैनेजमेंट है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल है, एनर्जी मैनेजमेंट इसमें बहुत बेहतर दी गई है, रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी है, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स है, हम दूसरे सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको. हमारा X है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेस. अब OIC के आगे मजीद डिस्क्रिप्शन देखते हैं. ग्राफिक डिस्प्ले, ग्राफिक व्यू ऑफ अ पार्टिकल प्रोसेस, ट्रेंड डिस्प्ले, टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन स्कैन टाइम, अलार्म डिस्प्ले है, फेस प्ले डिस्प्ले है, ओवरव्यू डिस्प्ले है. रियल ऑब्जेक्ट एरिया में जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, उसका फिर एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. कंट्रोल बिल्डिंग कंपोजर होता है जिसपे कंट्रोल उसके सारे लॉजिक्स और वो बनाई जाती हैं. प्रोसेस पोर्टल पे फेस प्लेट बनती है, ग्राफिक्स भी इसी पे बनते हैं. MS एक्सेल पे रिपोर्ट्स वगैरह फाइंड आउट होती हैं. AutoCAD पे इसकी टोटल ड्राइंग AutoCAD पे बनती है. FFBL की लूप्स, अमोनिया लूप, लूप 1, लूप 2, दो लूप है हमारे पास. पहले लूप में सिर्फ अमोनिया है और दूसरे लूप में अमोनिया, यूरिया और यूटिलिटीज शामिल. ये एक ब्रिज के जरिए आपस में कनेक्टेड है. टोटल नोड्स डिटेल है उनकी, सर्वर की तादाद लिखी हुई है. प्रोसेस कंट्रोल यूनिट 17 है, EWS टोटल 5 है और ये टोटल तकरीबन 35 हो जाती है. नोड क्या होती है? नोड इज द कनेक्शन पॉइंट, आइदर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और अ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट. ये इंट्रोडक्शन टू X है, एक जनरलाइज्ड है. GUI प्रोसेस कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं, EWS और आगे क्लाइंट्स. इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन क्या होता है? EWS इज फॉर डेटा डाउनलोडिंग एंड मॉडिफिकेशन. डेटा डाउनलोडिंग और मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. ICT सर्वर के साथ, NIS, NICL, NTCL और ग्रुप के साथ ये कनेक्टेड होते हैं. डोमेन सर्वर, टू कनेक्ट डिफरेंट क्लाइंट्स एंड डोमेन टुगेदर उसे डोमेन सर्वर कहते हैं. हब के जरिए कनेक्टेड. If no domain server, then configuration is done by window workgroup. Configuration and security is done on all nodes separately if no domain server. Every domain must have one domain server. For resilience, multiple server मौजूद होते हैं. दूसरा है connectivity server. Provide access to and from control system for real-time data, alarm and event data. Main function is to translate between the native protocol and format of the control system. इसका connectivity server का ये मेन फंक्शन है कि नेटिव प्रोटोकॉल जो होता है उसको फॉर्मेट को कंट्रोल सिस्टम के साथ ट्रांसलेट करता है. यूरिया का कनेक्टेड फ्रॉम यूरिया का देखते हैं, एक एंड से कनेक्टेड है यूटिलिटी से और फिर आगे डैब से फाइबर ऑप्टिक के जरिए.
यूरिया पे PCU 7, 8, 9 और 10 लगे होते हैं। इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन 2 है यहाँ पे और एक सर्वर है। मार्शलिंग कैबिनेट की तादाद 7 है। इसी तरह आगे चलते हैं। यूटिलिटीज, ये डैब की तरफ से कनेक्ट होता है कनेक्टेड सर्वर में, और दूसरी तरफ से ये यूनिया के साथ कनेक्ट होता है। यूटिलिटी पे इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है, प्रोसेस कंट्रोल यूनिट 14, 15, 16 और 17 यानी कि 4 प्रोसेस कंट्रोल यूनिट हैं और इनके 6 मार्शलिंग कैबिनेट हैं। डैब की बात करते हैं। एक तरफ से यूरिया से कनेक्टिविटी सर्वर से कनेक्ट है, दूसरी तरफ से UTY के साथ, फाइबर ऑप्टिक के साथ। यहाँ पर 11, 12 BMR से पहले के थे और 13 BMR के बाद एक किसी प्रकार 11, 12, 13। एक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है, सर्वर है और 4 मार्शलिंग कैबिनेट है। Thermometer ranges. Bimetallic thermometer, it works on the principle of uneven expansion of two different metals. Thermocouple produce electric current when subjected to temperature change. RTD, convert temperature change to voltage 270 से 65 डिग्री C तक। पायरोमीटर क्या होता है? Series of electromagnetic radiation. It determines a body's temperature by measuring its electromagnetic radiation. कंट्रोल ग्रुप को हमने जैसे पहले डिफाइन किया था, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल द प्रोसेस, बेसिक कंपोनेंट्स। वही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आगे इसको लेके चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर्स 2 तरह के होते हैं। न्यूमेटिक ट्रांसमीटर कन्वर्ट द मेजर वैल्यू इनटू अ एयर प्रेशर सिग्नल, और electronic transmitter employ electrical energy to convert the measured value into an electrical signal। ये दोनों की तस्वीर आप देख लें। ट्रांसमिशन सिग्नल, न्यूमेटिक सिग्नल कुछ इस तरह होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम ड्रा करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तरह शो करते हैं। डिजिटल सिग्नल ये ज़हन में रखिएगा। हाइड्रोलिक सिग्नल, इन तीनों को डिनोट किस तरह करते हैं ये आप देख लिया। रेंज, आगे हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है तो उसको डिस्कस करना है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे रेंज कहेंगे। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर रेंज, उसे स्पैन कहेंगे। और डेड बैंड, द पार्ट ऑफ द रेंज थ्रू विच एन इनपुट चैन विल cause no output change. Input change will cause no output change. Important terms को दोहरा लेते हैं। ऑफसेट क्या होता है जी? डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट पॉइंट। ऑसिलेशन, बाउंसिंग ऑफ प्रोसेस वेरिएबल अबव एंड बिलो सेट पॉइंट, उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। प्रोपोर्शनल बैंड, ड्यू टू एरर कंट्रोलर sends range of signals to control valve। इसको PB को हम चेंज इन इनपुट ओवर चेंज इन आउटपुट इनटू 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रोलर को देखकर आपको कंट्रोलर इम्तहानात तो नहीं याद आया? जी हाँ, वो भी मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम भी तकरीबन वही है। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, न्यूमेटिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स, ये कुछ इस तरह के हैं। एक कन्वेंशनल कंट्रोल लूप थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसमीटर है, ये कार्ड लगा हुआ है इनपुट बैरियर, ये कंट्रोलर है, ये कन्वर्टर है और ये पोजिशनर है। अब सिग्नल ट्रांसमिट हुआ इनपुट बैरियर में, 4 to 20 मिली एम्पेयर का गया ट्रांसमीटर से। आगे लैंग्वेज प्रोसेस वेरिएबल बना 0.25 से 1.25 वोल्ट का कंट्रोलर में गया। कंट्रोलर ने उसको डिसीजन लिया, उसका एरर निकाला, सेट पॉइंट PV 4 to 2 मिली एम्पेयर एरर निकाला, प्लस माइनस करके आगे सिग्नल भेजा जो किसी का कार्ड आउटपुट कार्ड में गया।
आउटपुट कार्ड में आउटपुट बैरियर से होता हुआ 4 to 20 मिली एम्पियर का है, कन्वर्टर में आया, ई टू पी कन्वर्टर है ये। करंट टू न्यूमेटिक आईपी कन्वर्टर होता है, यहाँ से कन्वर्टर में आया, आगे जो रेंज करनी थी 3 to 15 PSI, अब ये सिग्नल चेंज कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था, अब ये कन्वर्ट हुआ, पोजिशनर में आ गया। पोजिशनर ने आगे आउटपुट जनरेट की, उसके मुताबिक कंट्रोल वेल को कि ये डिसाइड किया है और वो इतना ऑपरेट होगा। ये एक कन्वेंशनल कंट्रोल लूप का थ्रू आउट प्रोसीजर है जो आपको समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ कंट्रोल एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कंट्रोलर, इफ measured value of process variable of controller is increasing from set point and output of controller is also increasing, then controller is said to be direct action. Reverse action इसका उलट है, if measured value PV of controller is increasing from set point and output of controller is decreasing, then controller is said to be a reverse acting controller. यहां से देखते हैं, ये इसका सेट पॉइंट है ब्लू कलर में, ये कंट्रोलर एक्शन प्रोसेस वेरिएबल है। अब इस पे नोट करें, इंक्रीज हो गया प्रोसेस वेरिएबल और ये दोनों इंक्रीज हो गए, इसे कहेंगे डायरेक्ट कंट्रोल एक्शन। अब ये है रिवर्स कंट्रोल एक्शन, इसमें कंट्रोल डिक्रीज हो रहा है और प्रोसेस वैल्यू ऊपर जा रही है, पीवी ऊपर जा रहा है, कंट्रोल सेट पॉइंट पे करीब आ जाएंगे, उसके बाद इसका एक्शन दिखेगा। ये देख रहे हैं कंट्रोल एक्शन करीब आ गया। अब प्रोसेस वैल्यू बढ़ गया और कंट्रोलर एक्शन डाउन आया, इस तरह के एक्शन को रिवर्स कंट्रोलर एक्शन कहते हैं। कंट्रोल वेल सीट पोजीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉरवर्ड सीट की शक्ल इस तरह की होती है, आप देख रहे हैं, ये है रिवर्स सीट। इसमें हमने जो देखना है, इसकी शेप देख लें और एयर टू क्लोज किस तरह होगा, एयर की डायरेक्शन देखेंगे। फॉरवर्ड सीट में एयर ऊपर से आ रही है और ये एयर टू क्लोज है, जबकि फॉरवर्ड सीट में एयर की डायरेक्शन देखें, एयर टू ओपन है। इसके अपोजिट है रिवर्स सीट। रिवर्स सीट में इसकी शेप डिफरेंट है, एयर टू ओपन है, एयर ऊपर से आ रही है और नीचे जाएगा तो ये फ्लो हो जाएगा, एयर टू ओपन हो जाएगा, और अगर एयर यहां से जा रही है एयर टू क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल वेल सीट पोजीशन आपने देखी। कंट्रोल स्ट्रेटजीज, ओपन लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड बैकवर्ड कंट्रोल, कैस्केड कंट्रोल, स्प्लिट रेंज कंट्रोल। ये क्लोज लूप की आगे मजीद किस्में हैं। ओपन लूप क्लोज बिल्कुल सिंपल है। आ कंट्रोल लूप विदाउट फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं, सिस्टम में आ रहा है, कोल्ड वाटर इन हो रहा है, हॉट वाटर निकल रहा है कंडेंस से, कोई फीडबैक नहीं, ओपन लूप। क्लोज लूप अ कंट्रोल लूप विद फीडबैक, इसमें फीडबैक दी हुई है, टीआईसी लगा हुआ है, वहां से वो बता रहा है उसको, ऐसे को क्लोज लूप कहेंगे। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, आउटलेट हॉट वाटर, इनलेट पे इसके टीआई लगा दी गई है। इन दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी द चेंज इन प्रोसेस वेरिएबल is noted before it enter to the system and corrective action are taken to compensate the change. Feedback control, a difference between set point value, the measured process value results in a system correction that reduces system error to an acceptable value. Compensate for all kinds of, इसके advantages देख लेते हैं हम, all kinds of process changes. If the process variable changes,
the control will change its output to return the process variable to the set point, increase irrespective of type of change. ये एक एडवांटेज है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है कि द लूप विल टेक एक्शन आफ्टर डेविएशन ऑफ प्रोसेस वेरिएबल फ्रॉम द सेट पॉइंट. It means the change propagates through enter process before the feedback control scheme can compensate for it. Cascade control. Cascade control देखें. Two or more control loops are connected in series to provide the proper control. One loop is primary control and the other is secondary control loop. The output signal from the primary controller serves as the set point of secondary controller. The secondary controller in turn takes information from process and adjusts the value. Split range control. इसकी डायग्राम देखिए, इसमें दो रेंजेस होती हैं. In this control strategy, the control action is performed by two or more final control elements. इसमें दो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं. द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द कंट्रोल वेल इज स्प्लिटेड इनटू सब रेंजेस. कंट्रोल वेल विल फुल ओपन और फुल क्लोज विद इन दीज सब रेंजेस. टाइप्स ऑफ कंट्रोल मोड. ऑन ऑफ प्रोपोर्शनल से पी से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल विद रीसेट पीआई से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल विद रेट पीडी से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल विद रीसेट एंड रेट उसे पीआईडी कहते हैं. ऑन ऑफ एक्शन. A two position controller on off action, it can position a valve in only two different settings, either fully open or fully closed. Its action for a large offset is same as small offset. This type of controller cannot maintain a smooth, even flow rate. इसमें देख रहे हैं, इसमें ऑन ऑफ होता है, वेल ओपन और वेल क्लोज हो रहा है. Proportional action P. Proportional or throttling control is used to meet the demand of more precise regulation of the control variable. The controller response to process change is proportional to the change. Proportional or throttling control is used to meet the demand of more precise regulation of the controlled variable. The controller response to process change is the proportion to the change. The variation in the output is proportional to the deviation. Response curve for proportional control. इसमें ये ब्लू कलर की जा रही है, इसका रिस्पॉन्स चेक करें. पीक ली है और सीधी हो गई है, टू वाइड है जी. अब ये दूसरा रिस्पॉन्स चेक करें, ये टू नैरो है. पहली बहुत वाइड थी और दूसरी ग्रीन कलर में टू नैरो है. जो करेक्ट एक्शन है, सेट पॉइंट इसका 400 है, 405. ये करेक्ट एक्शन जो है ये आपको ये बिल्कुल उसके करीब करीब है, और यहाँ पे आके इसने सेटलमेंट कर ली. ये रिस्पॉन्स है प्रोपोर्शनल कंट्रोल का. प्रोपोर्शनल विद रीसेट इंटीग्रल एक्शन पीआई. फॉर मोस्ट सिस्टम प्रोपोर्शनल control would be quite acceptable except for the existence of offset. Most process controllers contain an additional mode, namely the reset mode, that will automatically eliminate the offset. Whereas the output of the proportional is based on error, the output of the reset mode is based on the integral of the error. इसमें भी हम रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं. पहला इसका 400 सेट पॉइंट है, 410 और 390 का स्पैन दिया गया है. पहला जो है इसका टू शॉर्ट है, देखिए टू शॉर्ट है सेट पॉइंट, ये पहला रिस्पॉन्स. दूसरा रिस्पॉन्स देखते हैं, ये टू लॉन्ग है. यहां पे 400 लिया है इसने, ये लंबा लिया है, टू लॉन्ग लिया है. करेक्ट इसमें क्या होगा,
डिक्रीज हीट डिमांड और ये सेट पॉइंट अचीव किया, अब ये क्लोज है, ये इन दोनों से बेहतर है। ये रिस्पॉन्स कर्व फॉर पीआई कंट्रोल। Proportional with rate derivative action. The proportional mode respond the size of error. The derivative mode respond to how quickly the error is changing. The derivative output is proportional to the rate of change of error. PD. The proportional mode respond to the size of error. The greater the rate of change, the greater the output will change due to derivative response. The derivative action hold the output as long as measurement stops changing. इसका रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं। पहला रिस्पॉन्स ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जा रहा है टू लॉन्ग है, वही 400 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 410 और 390 का वो है। ये यहाँ पर देखें, इसने अब रिस्पॉन्स कर फॉर पीडी कंट्रोलर, ये देखिए यहाँ पे आके है, और ये टू शॉर्ट है ग्रीन वाला। तीसरा रिस्पॉन्स जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो देखिए, इसमें शॉर्ट स्पैन में इसने अचीव कर लिया, सेट पॉइंट के करीब आ गए। आगे चलते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मिनिमाइज द मैक्सिमम एरर, यानी कि इसने ये मैक्सिमम एरर जो इतना है यहाँ से यहाँ तक, इसको मिनिमाइज द मैक्सिमम एरर, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मिनिमाइज द सेटिंग टाइम, अब उसको सेट पॉइंट के करीब लाने में जो ये स्पैन है उसने वो कम करना है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइज द सेटिंग टाइम। पहला उसका मिनिमाइज द मैक्सिमम एरर, पहले उसने एरर कम किया और इस टाइम को दूसरा ऑब्जेक्टिव है कम किया। तीसरा है जो रेजिड्यूल एरर जो बच जाता है उसको कम करने का। अलाउएबल एरर में आके ये सीधा हो गया। ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। ये इसके आगे इसका एज पर एरर उसके डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल मोड दिया गया है। फाइनली एफिशिएंसी इज न्यू करेंसी एंड DCS is the exchange rate. DCS is the brain of modern industry, enabling a real-time control and optimization. DCS is key to unlocking the full potential of industry. बात का डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो खूबी दी है कुछ अच्छा करने की, उसकी निस्बत, उसकी वजह से इंसान किस तरह आगे तरक्की करता गया और यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।